नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनसुने किस्से विद जी। पिछले एपिसोड में हम सर से बात कर रहे थे। आइए अपनी बातचीत कंटिन्यू करते हैं। तो सर, फर्स्ट ईयर में आपका एक्सपीरियंस कैसा था इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स? कभी आपको कोई परेशानी आई, कभी कोई दिक्कत लगी, या बाकी लोग जो सिलेक्शन हो गया है उनके साथ में कभी कोई कंपैरिजन हुआ ऐसा इस प्रकार से? जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी तो शुरू से थी। और दिल्ली में आने के बाद थोड़ा ज़्यादा लगने लगा जी। कि हम बहुत छोटे शहरों से आए हैं, जी। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मेरे बैचमेट्स फर्राटे से इंग्लिश बोलते थे। अच्छा। तो हमें तो क्लास में जब टीचर इंग्लिश में पढ़ाते थे तो पूरा नहीं समझ आता था, और वो इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर्स करते थे। जी। तो मेरे याद है कि पूरे 5 साल तक मैंने एक भी बार क्लास में खड़े होकर एक क्वेश्चन नहीं पूछा, अच्छा। जबकि मेरे मन में बहुत डाउट्स होते थे कि ये पूछूं। हैं? तो इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि क्लास में खड़े होकर क्वेश्चन पूछूं। क्लास में खड़े होकर पूछने का तो दूर की बात थी, इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि जब टीचर बाहर नीचे आए तो बाहर जाके पूछ लूँ। जी। तो कभी मैं क्वेश्चन नहीं पूछ पाया। मैं उस समय कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मैं 1000 लोगों को, 800 लोगों को मैं खड़े होकर पढ़ाऊँगा कभी। तो कॉन्फिडेंस की कमी बहुत थी शुरू से। दूसरी बात ये लगता था कि जैसे यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही टॉपर थे। जी। मेडिकल कॉलेज में सारे टॉपर्स ही आते हैं जी। मोस्टली। जी। तो मुझे लगता था कि मेरी नॉलेज उनसे बहुत कम है। जी। तो जबकि ऐसा था नहीं, बट अंदर से फीलिंग थी कि मतलब उनको कुछ एक्स्ट्रा आता है। वो लैंग्वेज के बैरियर के कारण ऐसा? लैंग्वेज बैरियर के कारण, और मन में ही था कि मतलब मुझे, मैं छोटे शहर से हूँ तो मुझे उतना नहीं आता हुआ। जी। जी। तो बट एक दिन मेरा ये भ्रम टूट गया। अच्छा, कैसे? तो एक जो थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे मीन्स जिनको मेडिकल की नॉलेज है, उनको ये बात थोड़ी सा रिलेट कर पाएँ। तो हमारे मेडिकल में क्या होता है कि एक एग्जामिनेशन में परकशन होता है। जी। ठीक है, परकशन में हम उंगली रख के उसको परकस करते हैं, तो उससे हमें बीमारी का पता लगता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आवाज़ जो है वो रेजोनेंट आती है या वो डल आती है। जी। तो अगर वो डल आती है तो इसका मतलब वो सॉलिड है या भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है। जी। तो अगर वो रेजोनेंट आती है तो मतलब उसमें हवा है। जी। तो जैसे लंग्स में हम हवा होती है, तो लंग्स को हम परकस करते हैं तो रेजोनेंट आती है। तो एक दिन मैं रीडिंग रूम में बैठा था, तो दो टॉपर्स, सो कॉल्ड टॉपर्स, जो पहले 5-10 में आते थे मेरे बैच के, वो आपस में बात कर रहे थे, एक दूसरे को पढ़ा रहा था। वो कह रहा था, देख निमोनिया में लंग्स में पानी भर जाता है या लंग्स सॉलिड हो जाता है। देख, कहते हैं निमोनिया में परकशन पे रेजोनेंट साउंड आएगी। जी। मैं एकदम से सोचने लगा। मैंने कहा यार, मैंने तो ये, मेरा तो लॉजिक यही है कि जब अगर भरा होगा तो डल साउंड आनी चाहिए। तो मैंने नॉर्मली, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उनसे भी पूछ लूँ। अच्छा। तो बट उस दिन मैंने हिम्मत करके उससे पूछ लिया। मैंने कहा यार, ये डल कैसे होगा, मतलब डल होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो रेजोनेंट कैसे होगा? तो उसने मुझे बोला गर्गी, मुझे गर्गी कहते थे मेरे फ्रेंड्स लोग जो थे। पांचवा नाम पता चला आपसे? गर्गी, यार तू दिमाग तो लगाया कर, तुम छोटे शहर से आ जाते हो, ठीक है, दिमाग लगाते नहीं हो। अच्छा। मैंने कहा यार मुझे समझा भी दो। तो कहते देखो, निमोनिया में लंग सॉलिडिफाई हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। और फिजिक्स पढ़िए? मैंने कहा पढ़िए। और साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स, तो हो गया ना रेजोनेंट। मुझे तब समझ नहीं आया। मैंने कहा यार ये क्या बोल रहे हैं, मतलब स्पीड सा रेजोनेंट या डल से क्या लेना, ठीक है। बट उस दिन से मुझे ये एहसास हो गया कि जो टॉपर्स जो होते हैं उन्होंने सिर्फ एक हवा क्रिएट की होती है जी। कि हमें बहुत आता है, ठीक है। बट अगर हम डीप रूट्स में घुस के देखो तो वो भी हमारे जैसे ही है। मतलब टॉपर कोई अलग दुनिया से नहीं आए हैं, वो हमारे जैसे ही। तो समरी फिर वही है दोस्तों कि जब हम बायोलॉजिकली बात करते हैं तो हम सबका ब्रेन उतना ही है। हम कितना उस पर काम कर रहे हैं, कितनी एफर्ट्स कर रहे हैं, शायद वो चीज़ एक डिफरेंशिएटर फैक्टर होता है जो एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर के बीच में हम कह सकते हैं, जो रिजल्ट्स के बीच में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा सर, एनाटॉमी के ही संबंध में एक ज़्यादातर लोगों के काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं या यादगार होते हैं डायसेक्शन हॉल के। तो आपके कोई ऐसे यादगार किस्से डायसेक्शन हॉल के? एनाटमी तो क्लास अपार्ट थी, मतलब उसमें तो इतने किस्से हुए, इतने किस्से हुए, गिन नहीं सकते हैं। हमारे एक सीनियर रेजिडेंट हुआ करते थे, डॉक्टर भारद्वाज। बिंदास आदमी थे, मतलब सबको पता था, सीनियर सब बोलते थे कि ये बिंदास है। मतलब वो कुछ भी बोल सकते हैं आपको, डांटते भी बहुत हैं और पास भी कर देते हैं। तो डाइसेक्शन हॉल में जैसे हम डाइसेक्शन करते हैं, तो एक बार क्या हुआ, ग्लूटियल रीजन का डाइसेक्शन कर रहे थे। तो टेबल में ग्लूटियल रीजन था, उसको हम डाइसेक्ट कर रहे थे। डॉक्टर भारद्वाज आए कि अबे इतना टाइम हो गया, इतना सही किया है? तो मैंने बोल दिया सर क्या करें, फैट इतना सारा है। कहता अच्छा, जिंदा होती तो बड़ा अच्छा लगता यही फैट। तो डॉक्टर भारद्वाज इस तरह की बातें करते थे। तो फिर एक और किस्सा याद है कि मुझे सीनियर्स ने बताया था कि एग्ज़ाम जब होता है
तो अगर डॉक्टर भारद्वाज को बोल दो कि मैं पढ़ के नहीं आया जी। तो वो जाने देते हैं, डांटते नहीं हैं ज़्यादा। अच्छा। तो सरफेस मार्किंग होती थी हमारे एग्ज़ाम्स में, तो मेरे पास शियाटिक नर्व की सरफेस मार्किंग आ गई। जी। तो मुझे डॉक्टर भारद्वाज आ गए, उन्होंने बोला कि मुझे शियाटिक नर्व की सरफेस मार्किंग करके दिखा कहाँ से कहाँ जाती है। तो मैंने सीनियर से सुना ही था, मैंने बोल दिया सर पढ़ा नहीं। कहता नहीं पढ़ा? मैंने कहा नहीं सर नहीं पढ़ा। कहता ठीक है जा। मैं बहुत खुश हो गया, कहते ठीक है जा कह के ज़ीरो लगा दिए। ओह। मैंने कहा सर नहीं पढ़ा है पढ़ा है। कहते नहीं अब तो तू जा। तो ये डॉक्टर भारद्वाज के किस्से बड़े अच्छे थे, मशहूर थे। तो एनाटमी के ही संबंध में सर एक आपके प्रिय मित्र हैं, उनका एक वीडियो पे एक नज़र मार लेते हैं। Hi Govind Raigad, how are you? I still missing the memories of our dissection table, Bhagwaj, scoldings. प्रशांत ने बहुत कांड किए हैं हमारे में। अच्छा। तो इन्हीं का एक किस्सा बताता हूँ, ये प्रोफेसर हैं एनाटमी में अभी। अरे वाह। तो इन्हीं का एक किस्सा बताता हूँ मैं, डॉक्टर भारद्वाज का ही। तो डाइसेक्शन हॉल में ऐसे आए थे, तो प्रशांत को डॉक्टर भारद्वाज ने बोला कि कुछ ये बता, कोई चीज़ पूछी। तो उसने कहा था सर नहीं आता। कहता क्यों नहीं आता, क्या कर रहा था कल को? कहता सर मूवी देख रहा था। तो कौन सी मूवी देख रहा था? तो सर बेसिक इंस्टिंक्ट। अरे। तो भारद्वाज सर ने बोला तो अच्छा चल उसमें हीरोइन कौन है बता। तो सर शेरन स्टोन। अब हम सब हैरान, अंग्रेजी मूवी की हीरोइन पता है इसको। अच्छा, फिर डॉक्टर भारद्वाज ने जो क्वेश्चन पूछा, तो चल ठीक है स्टोरी बता। वो चुप। तो कहता अच्छा मूवी देख रहा था या फास्ट फॉरवर्ड कर करके देख रहा था बस। तो टिपिकली बॉयज़ हॉस्टल के कुछ कुछ किस्से कहानियाँ, कुछ कांड जिनको ऐसा बोल सकते हैं, वो वाली बात हो गई। एनाटमी के अलावा सर और किसी सब्जेक्ट के अंदर कोई मज़ेदार किस्सा? ज़्यादा किस्से एनाटमी में ही थे। एक एनाटमी में बहुत बड़ा किस्सा था हमारे एनाटमी में जैसे एक डॉन होते हैं, डॉक्टर आरपी थे। अरे यूसीएमएस में अगर एनाटमी का आप जिक्र करें और डॉक्टर राम प्रकाश का नाम लें तो गलती, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। डॉक्टर राम प्रकाश को डॉक्टर राम प्रकाश फादरली फिगर, सारे डरते थे उनसे। जी, जी। मतलब बहुत जेम ऑफ ए पर्सन थे जी। बट बहुत ज़्यादा मतलब उनका हवा था। जी जी। मतलब हर कोई उनसे बहुत डरता था। और वो उस समय वार्डन थे और कंट्रोल करते थे पूरा हॉस्टल वगैरह। जी जी। तो हमने जैसे हम सेकेंड ईयर में हुए, जी। उस समय फर्स्ट ईयर 18 महीने का होता था, अब तो 12 महीने का होता है। उस समय 18 मंथ्स का होता था। तो जब हम सेकेंड ईयर में आते हैं तो उस समय हमारे फर्स्ट ईयर आ जाते हैं और हम भी एनाटमी में होते थे, वो भी एनाटमी में होते थे। जी। उस समय ये था। तो हम जैसे ही सेकेंड ईयर में आए तो हमें भी चस्का चढ़ा कि हम भी रैगिंग करेंगे। अच्छा। तो हमारा एक जूनियर था पीयूष दास। तो हम 4-5 लोगों ने, मैं था, एक राजेश बंसल था, अमित मिगलानी था, पंकज बंसल था, हम 4-5 लोगों ने उसको अपने कमरे में बुला लिया। जी। हैं? और हम सारे हैं टी टोटलर्स बिल्कुल बिल्कुल। हमने कभी मतलब सिगरेट शराब तो सोचा भी नहीं था कभी, इस तरह के लोग थे। तो हमने उसको बुला लिया कमरे में और एक कटोरी में नमक डाल लिया और गिलास में पानी भर लिया, ठीक है, और उसको ये दिखा रहे हैं कि हम शराब पी रहे हैं और चर्स खा रहे हैं। अरे। और हमने उसको बोला तुझे तो चर्स खानी पड़ेगी। तो उसकी तो हालत ख़राब हो गई भाई। तो वो नहीं करना सर नहीं करना करके वो मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट हाइक हो गया वो। तो वो बाहर कहता मैं टॉयलेट करने जाना है मुझे। तो हमने उसको जाने दिया, वहीं से भाग गया। अरे। भाग गया मतलब लिटरली भाग गया, अपने घर पे भी नहीं है, हॉस्टल में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, गायब हो गया। ओहो। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हुई कि उसकी मौसी लाइब्रेरियन थी यूसीएमएस में। उसकी मौसी को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये हमारे कमरे में था। उन्होंने डॉक्टर आरपी को शिकायत लगा दी। फिर डॉक्टर आरपी के यहाँ हमारी पेशी हुई। तो उस पेशी में मतलब डॉक्टर आरपी बड़े खूंखार टाइप के होते थे, मतलब इतने डरते थे सब लोग। तो उसमें क्या हुआ कि उनका एक पेट डायलॉग था कि कोई भी किसी को भी डांटना होता था तो कहते थे कि बाप क्या करता है, दुकानदार है। तो जैसे ही हम चारों खड़े थे, मैं मिगलानी राजेश बंसल वगैरह, तो मेरी तरफ सबसे पहले देख के खड़े, लाइन में खड़े थे, मेरी तरफ देख के कहते बाप क्या करता है तेरा, दुकानदार है। मैंने कहा यस सर। 1 मिनट तक उनको समझ नहीं आया बोले क्या। क्योंकि आज तक जज सर किसी ने बोला ही नहीं, सर सब सॉरी बोल रहे होते थे। तो हम कहते अच्छा तभी तो ऐसा है। तो फिर उसके बाद जो हमारे राजेश बंसल हैं, राजेश बंसल को पता लग गया, मतलब राजेश बंसल भी पंजाब से है, तो उसको पता लग गया कि डॉक्टर आरपी भी पंजाबी बोलते हैं। जी। तो उन्होंने सोचा कि चलो इनको इम्प्रेस करते हैं, थोड़ा शायद बच जाएँ। तो वो पंजाबी में बात करना स्टार्ट हो गया।
कि सर असी तो आए कर रहे सी ते उधरों आए है। इतने में डॉक्टर आरपी और गुस्सा, टॉक इन अ डिसेंट लैंग्वेज। तो हम चारों लोग जिनकी मतलब हालत ख़राब थी, टाइट थी, एकदम से इतना ज़ोर से हंसे उनके सामने। तो फिर उन्होंने जो हमारी बजाई, तो वो किस्सा कभी भूलता नहीं है। सर एनाटॉमी के अलावा और सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उनमें कभी कोई फैकल्टी के साथ आपका कोई मज़ेदार किस्सा उनमें है? भी बहुत बढ़िया किस्से थे। एक बायोकेमिस्ट्री में हमारे डॉक्टर चक्रवर्ती हुआ करते थे जी बंगाली थे जी। और मतलब कई बार ऐसी बातें बोलते थे हमें समझ नहीं आती थी कि क्या बोलते हैं। खूब भालो हैं नहीं, लैंग्वेज समझ आती थी जी। कि क्या बोल रहे हैं, बात समझ आई, पर उसका मतलब समझ नहीं आता था। अच्छा जैसे एक किस्सा हुआ कि हमारा प्रैक्टिकल था, जी तो प्रैक्टिकल की मैंने फ़ाइल नहीं बनाई थी। जी तो मेरे को उन्होंने बुलाया, बोले फाइल बनाया है, जैसे बंगाली में बोलते हैं फॉइल बनाया है। तो मैंने कहा सर नहीं बनाया, फॉइल नहीं बनाया। मैंने कहा सर नहीं बनाया। अच्छा कभी मार्केट गया है? मैंने कहा हाँ सर मार्केट तो गया। कभी मार्केट से कुछ खरीद के लाया है? मैंने कहा यस सर खरीद के भी लाया। जी। तो फिर फाइल क्यों नहीं बनाया? अरे ये क्या बात है? ऐसे ही बात होती है। सर बायोकेमिस्ट्री में एक डॉक्टर बनर्जी भी तो थे। हाँ डॉक्टर बनर्जी थे, उनका भी एक बहुत बढ़िया किस्सा है कि डॉक्टर बनर्जी, उनको ना एक तकिया कलाम था फॉर दैट, मतलब वो ऑलमोस्ट हर सेंटेंस के बाद फॉर दैट बोलते थे। जी। जैसे वेयर आर यू गोइंग फॉर दैट, ओके। रीड दिस बुक फॉर दैट। तो वो बहुत फ्रिक्वेंटली फॉर दैट बोलते थे। तो हम जब उनके लेक्चर्स में बैठते थे, तो मैं, मेरे दोस्त, कई सारे लोग थे, हम सिर्फ यही काम करते थे कि हम गिनते थे कि कितनी बार फॉर दैट बोला है, तो हम उसका मैच करते थे। तो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता था कि मैंने 184 गिना है, उसने 185 गिन लिया एक घंटे में। हाँ ये तो कॉमन था, मतलब कई बार वो 200 भी क्रॉस कर जाते थे। तो उनका एक बार क्या हुआ, एक पीजी आई बायोकेमिस्ट्री में, फीमेल पीजी, तो उनको बोलते हैं वो कम इन माई रूम फॉर दैट। तो कभी कभी तकिया कलाम जो है वो काफ़ी डेंजरस भी हो सकते हैं। चलिए सर, अब आपने बायोकेमिस्ट्री की बात करी तो उसी से रिलेटेड एक मज़ेदार वीडियो जो आपको शायद कुछ यादें और ताज़ा करा दे। Hi Govind, this is Rajesh Bansal. Our college time was a great time and there are lot number of stories to be told. I remember one of the incidents which happened with me during our first stage of biochemistry with Dr. K.M. Rao. ये राजेश बंसल जिनकी मैं पहले भी बात बता के हटा हूँ कि जो पंजाबी में आरपी के साथ फंसे थे। जी जी। तो इनका एक बहुत बढ़िया किस्सा हुआ। डॉक्टर प्रभु हुआ करते थे बायोकेमिस्ट्री में जी। वो डॉक्टर आरपी के लेवल के थे कि उनका खौफ था पूरा जी। और उनको एब्रीविएशन से बहुत चिढ़ थी कि कोई भी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म मत बोलो। तो फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम थे, राजेश बंसल का वाइवा डॉक्टर प्रभु के पास पड़ गया जी। तो डॉक्टर प्रभु को ने पूछा इनसे, राजेश बंसल से, कि क्या पढ़ के आया है। कहता सर मैंने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट मेटाब, लिपिड मेटाब। तो वो एकदम से इरिटेट हो गए, कहते व्हाट डू यू मीन बाय मेटाब? कहता सर मेटाबॉलिज्म। कहता इसका मतलब है तुम बायोकेमिस्ट्री को बायोकेम बोलते होगे? राजेश बंसल का आंसर, नहीं सर हम बीसी बोलते हैं। तो डॉक्टर प्रभु कहते हैं डॉक्टर राजेश बंसल यू आर अवार्डेड -5 मार्क्स। ये भी एक यादगार चीज़। सर पढ़ाई के अलावा जैसा कि हमें जानकारी मिली कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थे, तो उससे संबंधित कोई किस्सा शेयर करिए प्लीज़। इसमें 2-3 चीज़ें थी। एक तो स्पोर्ट्स में था ही, हम क्रिकेट वगैरह बहुत खेलते थे जी। तो, और दूसरा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो था इलेक्शंस। जी। तो सेकेंड ईयर में जब हम होते हैं तो उस समय कॉलेज में यूनियन चुनी जाती है। जी जी। तो उसके लिए इलेक्शंस होते हैं। चलिए, अब आपने इलेक्शंस का जिक्र किया तो इसी बहाने एक पहले वीडियो देख लीजिए सर, शायद कुछ इलेक्शंस की यादें ताज़ा हो जाएं। Hello everybody, I am Dr. Abhishek Yadav, Associate Professor Forensic Medicine. I have known Mr. Govind Rai Garg. In fact, I should say Dr. Govind Rai Garg because I am using Mr. because he is a friend to me. I have known him from 1997 when we were young boys and we entered into our medical college, that was University College of Medical Sciences. He was a very simple boy with a humble background and a multi-talented individual. He was not only good in studies but he was extremely good in sports, and by the way he was unanimously made sports secretary. डॉक्टर अभिषेक यादव ये अब इतना इंग्लिश में बोल रहे हैं और इतना प्यार से बोल रहे हैं, तारीफ़ें कर रहे हैं। मतलब उस समय मतलब इनकी जो क्या कहते हैं छवि थी, हाँ जो इनकी इमेज थी वो मतलब एक गुंडे टाइप की थी। अरे तो मेरे मज़ेदार किस्सा याद है कि इलेक्शंस में हमारे 2 पैनल्स खड़े होते हैं जी मोस्टली जी। तो एक पैनल में मैं था
और मेरे CBSE वाले दोस्त लोग थे। एक पैनल में डॉक्टर अभिषेक यादव वाले ग्रुप के लोग थे जी और वो ग्रुप के लोग ज़्यादातर मतलब समझ लो डरते थे उनसे लोग। जी तो हम डॉक्टर अभिषेक यादव कल्चरल सेक्रेटरी के खड़े हुए, तो उनके अगेंस्ट जो लड़का खड़ा हुआ है हेमंत होरा, ठीक है, तो अभिषेक यादव ने क्या किया, हेमंत होरा के घर पे फ़ोन कर दिया अच्छा कि आपका लड़का पॉलिटिक्स में जा रहा है, तो पता नहीं लगता कब लाश वाश इधर उधर मिल जाती है। अरे मेडिकल कॉलेज के लड़के भी हासिल स्टाइल में एकदम चल रहा है काम। मतलब सिर्फ ऐसे ही बोला था, ऑब्वियसली ये ऐसे कुछ करते नहीं थे, तो बट ऑब्वियसली पेरेंट्स को जब ऐसा बोल दो जी। तो उसने नेक्स्ट डे उनको बैठा लिया कि अगले दिन से वो खड़ा नहीं हुआ इलेक्शन में। तो बट मेरी तो यादव से भी अच्छी बनती थी, तो हमारा मतलब मैं यूनानिमसली स्पोर्ट्स सेक्रेटरी चुना गया। अच्छा, तो उसके बाद स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के तौर पे हमने काफ़ी काम किया कॉलेज में। तो जब स्पोर्ट्स की बात करते हैं सर, आपने पहले बताया था कि वो आपका लॉन टेनिस जो बठिंडा में आपके पीट सैम्प्रास और एंद्रे गासी बने थे, और ऐसे ही आपके सिद्धू पाजी बने थे और कपिल देव जी बने थे, तो वो प्यार उस कॉलेज टाइम तक भी कंटिन्यू किया क्रिकेट का? क्रिकेट का प्यार तो अभी तक कंटिन्यूड है। अच्छा। तो जब मैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बना था सेकेंड ईयर में, तो नॉर्मली आउटडोर तो कॉलेज मैचेस वगैरह कराते ही हैं जी। तो हमने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया जी। हमने क्या किया कि हॉस्टल के अंदर टूर्नामेंट कराया। अच्छा। नाइट टूर्नामेंट जी। तो वो टूर्नामेंट मतलब था कि 6 साइड था, कॉस्को बॉल से था कि हॉस्टल के अंदर खेलेंगे और रात को 9 बजे शुरू होगा और सुबह 4-5 बजे तक चलेगा। एक ही दिन में टूर्नामेंट खत्म। अच्छा। तो हमने लाइटें वाइटें लगवा के वो सब किया और एक बैच से 1 टीम 2 टीम जितनी टीम ला सकते हैं ला सकते हैं। जी जी। और वो इतना ज़्यादा पॉपुलर था, मतलब नीचे लोग खेल रहे हैं और बालकनीज में सारे स्टूडेंट खड़े देख रहे हैं, मतलब ऐसे फील आ रही थी स्टेडियम की। अच्छा ठीक है? अच्छा। और हमारी जो टीम थी उसमें क्रिकेट की, हमारी टीम में कोई भी ढंग का प्लेयर नहीं था। मतलब मैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक खेल लेता था, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता था, और बाकी जितने भी मेरे फ्रेंड थे वो सारे मतलब मेरे जैसे ही थे जी। कोई मतलब तोड़ू वाला प्लेयर नहीं था। जी जी जी। जबकि 2-3 टीम्स ऐसी थी जिनमें ऐसे प्लेयर्स थे जो सुपर हिट, मतलब ये कहते हैं कि बॉल के छक्का मारते थे कि इस बॉल पे यहाँ छक्का मारूंगा। अच्छा। तो इस तरह के प्लेयर थे और वो टूर्नामेंट हमने जीता। तो उस टाइम से ऐसा फेमस हो गया था कि इनकी लगान टीम जीत गई। अच्छा अच्छा। तो लगान टीम ने वो टूर्नामेंट जीता था। कॉलेज में कोई इस प्रकार का किस्सा सर, जैसे कि हम बात करते हैं कि सीनियर से इंटरेक्शन होता है, तो सीनियर्स ने शुरू में रैगिंग करी, फिर उनसे इतना मेल मिलाप हो जाता है, भाईचारा हो जाता है, कभी ऐसा मौका मिला आपको कि सीनियर्स के लिए आप कुछ कर पाए? हाँ हुआ था ये। एक्चुअली सेकेंड ईयर में जैसे हम आए जी। तो एक हमारे सीनियर को की बहन की शादी थी, जी। बट उनका टर्मिनल एग्ज़ाम था PSM का। जी। तो अगर हमारे पर्टिकुलरली मेडिकल कॉलेजेस में ये होता है कि आप वैसे तो एब्सेंट हो जाओ, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता जी। बट अगर आप एग्ज़ाम में एब्सेंट हो जी। तो आपके फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं बहुत। जी जी। तो वो अटेंड भी नहीं कर सकता था एग्ज़ाम, क्योंकि बहन की शादी है, बहन की शादी तो ऑब्वियसली कोई नहीं छोड़ सकता। जी जी। तो फिर उसने मतलब बोला कि क्या करूं, तो मैंने वॉलंटियर किया कि सर मैं दे देता हूँ आपका एग्ज़ाम। अच्छा। मैं उस समय सेकेंड ईयर में था पैथो वाले प्रॉफ में। तो वो पहले तो डर गया कि ऐसे पकड़ा गया जाके, बाकी फिर सारे उसके दोस्तों ने बोला कि नहीं हम संभाल लेंगे, दे देने दे इसको एग्ज़ाम। तो मैं PSM में एग्ज़ाम देने चला गया सीनियर का। जी। तो अब क्या था कि सबसे मज़ेदार किस्सा ये हुआ कि जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था 1 घंटे बाद मैंने हाथ खड़ा किया, मैम एक्स्ट्रा शीट। ओहो। तो आसपास के सारे सीनियर्स जो भी बैठे हुए थे वो सारे मेरी तरफ ऐसे घूर के देख रहे हैं, कर क्या रहा तू मरवाएगा तू। तो एक्चुअली क्या था कि उसमें क्वेश्चन आ गया ब्रेस्ट कैंसर पे, जी। जो पैथोलॉजी में मैंने पढ़ रखा था। जी जी। और 2-3 ऐसे क्वेश्चन आ गए जो पैथो में मैंने पढ़ रखे थे, पैथो में या कुछ फिजियो में कॉन्सेप्ट थे। तो मैं लिखता गया, मुझे पता ही नहीं लगा कि मैंने पेज भर दिए कितने। अच्छा। ठीक है, हालांकि वो पास नहीं हो पाए, 1-2 नंबर से पास होने से रह गए थे उस टर्म एग्जाम में, बट उन्होंने मुझे आके बोला कि अगर मैं भी देता तो इतने नंबर नहीं आते। अरे वाह, ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया सर। आप में से लोग याद कर सकते हैं कि 10th और 12th में जब एग्जाम देते थे हम बोर्ड का, तो सबसे पहला जो आदमी एक्स्ट्रा शीट लेता है दोस्तों, सप्लीमेंटरी शीट, उसकी तरफ सारी जनता घूम के देखती है कि भाई तुझे इतना कैसे आ गया अचानक से। तो ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ किस्सा मेडिकल कॉलेज में ऐसा हुआ। सर आपका जो MBBS का करिकुलम था वो जिसको हम बोलते थे पहले ओल्ड स्कीम, वैसा था, जिसमें आप में से जिन लोगों को नहीं पता उसमें बताना चाहूँगा कि सेकेंड प्रोफेशनल के बाद जो फाइनल ईयर के सारे सब्जेक्ट्स होते थे आज की डेट में, जिनको आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ते हैं, वो सब इकट्ठे हुआ करते थे। तो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि माइंड बॉगलिंग होता था फाइनल ईयर। तो उस समय पे हमें ऐसी जानकारी मिली है कि आप कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत कम समय के अंदर रैप अप कर दिया करते थे। एक्चुअली ज़्यादातर सब्जेक्ट तो नहीं होते थे, बट एक मेरा स्पेशल किस्सा है कि ऑप्थेल्मोलॉजी जो आई है जी। हमारी एक बुक आती थी AK खुराना जी। तो हम वही बुक पढ़ते थे जी। तो एक दिन मुझे बठिंडा जाना था जी। दिल्ली से जी। तो मैं ट्रेन में बैठा, यहाँ से
5 से 6 घंटे का रास्ता है। तो मैंने ट्रेन में जाते हुए और ट्रेन में आते हुए मैं साथ में खुराना बुक ले गया था, और मैंने जाने में और आने में तकरीबन 80% खुराना ख़त्म कर दी थी। अरे मतलब ये तो मतलब मैं खुद अमेज था, मैंने इधर उधर भी नहीं देखा ट्रेन में, पूरे 6 घंटे लगातार कंसंट्रेट करके पढ़ता रहा। तो मैंने इसमें ऑप्था में ही एक ऐसा हुआ था कि जो मैं बहुत जल्दी ख़त्म करता था। बाकी ये है कि मैं थोड़ा सब्जेक्ट्स को पिकअप जल्दी कर लेता था जी। और प्लस मैं पढ़ता थोड़ा सिलेक्टिव था, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं हर एक चीज़ पढ़ता था जी। तो मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ता था तो मेरा जल्दी खत्म हो जाता था। तो एग्जाम्स में भी क्या होता था कि मेरे बैचमेट्स जो हैं वो सुबह के 3-3 बजे तक लगे रहते थे, फिर भी सिलेबस रह जाता था, ख़त्म नहीं हुआ। मैं रात को 10 बजे 11 बजे सिलेबस ख़त्म करके फिर मैं लोगों की बजाने में लग जाता था। अब क्योंकि आपने ऑप्था का नाम लिया तो ऑप्था से ही आपको कुछ खट्टी मीठी यादें याद दिलाते हैं इस वीडियो में। गोविंद राय गर्ग, जिसको आप लोग शायद बेहतर सर GRG के नाम से जानते हैं। गोविंद राय गर्ग से मैं पहली बार मिला था अगस्त 1997 में। हम दोनों ही ऑल इंडिया से सिलेक्ट होकर आए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में। दोनों का दिल्ली में कोई घर नहीं था, सबसे पहले थे हॉस्टल लेने वाले। रैगिंग के डर से एक कमरा दिया गया था हमको, एक गेस्ट रूम था, एक तो और लोग भी थे। जब मैं पहली बार गोविंद से मिला तो मैंने सोचा कोई गांव का लड़का आ गया है, पढ़ाई लिखाई में ठीक होगा, सिलेक्शन हो गया है, इसलिए क्या पता तुक्के लग की सिलेक्शन हो गया हो। ना हिंदी अच्छे से आती है इसे, ना अंग्रेज़ी अच्छे से आती है इसे, पर लड़का ठीक है, अच्छा है, रहने में बात करने में ठीक था। चलो, ये मेरी उसके बारे में पहली और आखिरी गलती थी। विद टाइम आई रियलाइज्ड आई एम लिविंग विद अ जीनियस। मार्क माई वर्ड्स, आई एम लिविंग विद अ जीनियस। सुलभ गोयल, जिसकी मैं आपको बता रहा था पहले बात, जी। ये सुलभ गोयल नाउ ही इज़ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, हरिद्वार में अपनी प्रैक्टिस करते हैं। जी। ठीक है, एंड थैंक यू सुलभ, आप मानने के लिए एटलीस्ट पूरे 5 साल तो कभी नहीं तूने माना मेरे को कुछ। ये यारी दोस्ती में ऐसे चलता है। सर, इसके अलावा ऑप्थेल के अलावा कोई फाइनल ईयर के और सब्जेक्ट्स जहाँ पे आपको कुछ मज़ेदार चीज़ें याद आती हों? हाँ, एक बहुत बढ़िया किस्सा है, गायनी का किस्सा है जी। हमारे एक बैचमेट हुआ करते थे, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। तो गायनी में हमारे क्या होता है कि उनसे पूछा गया कि मतलब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कहते हैं, तब तो डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। जी। बट अगर नॉर्मल बच्चा ना हो, टेढ़ा हो, तो क्या करोगे? जी। तो उसने आंसर दिया कि मैम हम क्या करेंगे, हम अब्डोमेन को खोलेंगे, ओपन करेंगे, फिर हम यूट्रस को ओपन करेंगे जी, फिर हम बच्चे को रोटेट करके सीधा कर देंगे, फिर हम यूट्रस को बंद कर देंगे, अब्डोमेन को बंद कर देंगे और फिर नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे। तो आप में से शायद जो नॉन मेडिकोज हैं वो शायद इसको ना समझ पाएँ, लेकिन जब बच्चे की उल्टी प्रेजेंटेशन होती है तो आप अगर एब्डोमेन खोल रहे हैं और यूट्रस खोल रहे हैं तो आप उसी समय बच्चे को निकाल सकते हैं, लेकिन अपने अपने क्रिएटिविटी का लेवल है जहाँ पे उन्होंने बोला कि साहब ऐसा हुआ। तो अरे इन्हीं की एक और किस्सा था ENT में। तो ENT में ये वैसे टॉपर्स में से आते थे जी, तो बाई चांस की बात है कि कई बार हो जाता है ऐसा जी। तो ENT में एक मैम ने वो दिखाया एक्सरे जी, और इनको बोला कि इस एक्सरे को एक्सप्लेन करो। जी, तो इन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि आई कैन सी स्कल, आई कैन सी आई बोन्स, आई कैन सी दिस, आई कैन सी दैट। अब ENT वाली बात है तो ENT की तो कोई बात कर नहीं रहे, ये आई की बात कर रहे हैं, हेड की बात कर रहे हैं। तो मैम ने बोला कि तेरे को मास्टर्ड नहीं दिख रही इसमें, क्योंकि उसमें मास्टर्ड की प्रॉब्लम थी। जी। तो वो कहता हाँ मास्टर्ड दिख रही है। तो कहती मुझे लग रहा है कि तेरी शादी नहीं होगी, तेरे को काम की चीज़ तो दिखती नहीं। मज़ेदार, मतलब जितने मज़ेदार स्टूडेंट्स हैं उतने मज़ेदार शायद मेडिकल टीचर्स भी होते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। सर, एक हमारी रिसर्च टीम ने बताया कि आपका कोई मज़ेदार किस्सा था, कोई हॉस्टल में कुछ फ़ोन का चक्कर था। जैसे मैंने आपको बताया कि उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे जी, और पर्सनल फ़ोन भी मतलब एक हॉस्टल में एक होता था जी, एक नीचे फ़ोन होता था चौकीदार के पास जी। और एक अनाउंसमेंट सिस्टम था और हर एक फ्लोर पे माइक लगे हुए थे। तो इमेजिन करिएगा कि एक रिसेप्शन है जहाँ पे कॉमन फ़ोन है और हॉस्टल जो कि अमूमन 7 या 8 मंजिला, जिसमें 40-50 कमरे हैं और लड़के अपने अपने कमरों में रह रहे हैं। तो अगर किसी को बात करनी है तो वो उस रिसेप्शन पे कॉल करेंगे और फिर शायद पब्लिक एड्रेस सिस्टम से उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के नंबर को बुलाया जाएगा। हाँ, तो 400 रूम्स थे हमारे हॉस्टल में। जी, जी। ठीक है, तो अनाउंसमेंट होती थी कि रूम नंबर दिस आपका फ़ोन है। जी, ठीक है, तो कई बार वो चौकीदार अनाउंसमेंट करते थे तो कई बार तो ऐसा लगता था, जैसे मेरा रूम नंबर 330 था, 330। जी। तो वो कई बार बोलते थे कि रूम नंबर 330 आपका कौन है,
मैं कई बार सोचने लगा हाँ यार मेरा कौन है तो इस तरह से कई बार बात है। तो किस्सा ये हुआ कि मेरा एक कज़न था महावीर जी, तो वो दिल्ली में आया करता था अपने जॉब के मतलब सिलसिले में, बिजनेस के ये वही जो जिनका आपने पहले जिक्र हाँ। किया जो चिकन पॉक्स, ठीक है ठीक है। तो वो दिल्ली में अपने बिजनेस के सिलसिले में आया करते थे। जी। तो एक जगह पे जाते थे, वो उसका नाम था जीबी रोड। अच्छा, तो अगर आपको शायद ना पता हो, वो रेड लाइट एरिया हुआ करता था। हाँ, तो जीबी रोड की खास बात है जीबी रोड की कि मार्केट भी हुआ करती थी। अच्छा, मार्केट, हाँ, ओके, तो वो ऑब्वियसली मार्केट में आया करते थे। जी, ठीक है, वो उस तरह का बिजनेस नहीं करते थे तो जीबी रोड की मार्केट में आया करते थे वो। जी। तो उन्होंने मेरे फ़ोन किया हॉस्टल में मेरे को, जी। और चौकीदार को उन्होंने बोला कि रूम नंबर 330 से बुला दीजिए। जी, ठीक है, और चौकीदार फिर पूछते हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो उसने बोल दिया मैं जीबी रोड से बोल रहा हूँ। जी, तो चौकीदार ने अनाउंसमेंट करनी शुरू की जी। कि रूम नंबर 330 आपका जीबी रोड से फ़ोन है और भाई साहब वो चौकीदार हटा, नॉर्मली तो 2 बार अनाउंसमेंट करके बंद कर देते हैं, और चौकीदार को मज़ा इतना आ रहा था कि जब तक मैं नीचे नहीं पहुंचा वो अनाउंसमेंट करता ही रहा कि रूम नंबर 330 आपका जीबी रोड से फ़ोन है। तो उसके बाद पूरे साल भर तक लोग मुझे कहने लगे कि भाई तेरे तो वहाँ भी कनेक्शन है, हमें भी दिलवा दे तो इमेजिन करिएगा कि बुलाया सिर्फ 330 को जा रहा है, लेकिन शायद ऐसी अनाउंसमेंट सुन के पूरा हॉस्टल इकट्ठा हो गया क्यूरियोसिटी के मारे कि साहब किसका फ़ोन है और कहाँ से फ़ोन है। तो ये तो थी सर फाइनल ईयर की बातें। अब इसके बाद जब हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात करते हैं, इंटर्नशिप, तो हॉस्पिटल में जाना और वहाँ पे फर्स्ट डे का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? स्पष्ट क्या होता है कि जब हम MBBS में पढ़ाई करते हैं, जी। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, तो हम बहुत सीखते हैं जी, बट वो ज़्यादा थोरेटिकल होता है। जी, हम वार्ड्स में जाते हैं, पेशेंट भी देखते हैं, तो थोरेटिकली हमें सब पता होता है कि किस में क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से करना है, जी। बट कॉन्फिडेंस नहीं आता। वो कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम एक्चुअल मरीज देखते हैं, जब आप खुद इंडिपेंडेंटली पेशेंट को ट्रीट करते जी। हो। तो हमें इंटर्नशिप के स्टार्ट होने से पहले तक आता तो था, बट कॉन्फिडेंस बिल्कुल डेवलप नहीं था। जी। तो जब हमारा इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ तो सारे स्टूडेंट्स के मन में यही डाउट था कि आप पेशेंट खुद देखने हैं, तो सबके मन में थोड़ा थोड़ा तो डर था। अब इंटर्नशिप में क्या होता है कि एक बंदे की वार्ड में ड्यूटी और एक बंदे की इमरजेंसी में 24 आवर ड्यूटी लगती है। जी। तो सबसे पहले दिन कौन करे? तो सबसे पहले दिन तो मतलब जो नाइट ड्यूटी होती है उसमें तो यूजुअली सीनियर्स भी अपना इमरजेंसी में बिजी रहते हैं, तो आपको पूरा वार्ड अकेले मैनेज करना होता है जी। और आपको कॉन्फिडेंस है नहीं और पहले ही दिन कैसे करोगे? जी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने वॉलंटियर कर दिया कि सब मतलब पूछ रहे थे, सर ने पूछा कि भाई कौन ड्यूटी करेगा आज, तो मैंने बोल दिया सर मैं कर लूँगा पहले दिन। तो मैंने पहले दिन सर्जरी की नाइट ड्यूटी ले ली, मतलब 24 आवर ड्यूटी ले ली। जी। तो 24 आवर ड्यूटी ले ली। अब आता तो मुझे भी कॉन्फिडेंस उतना तो था नहीं। तो ड्यूटी में क्या हुआ कि मैं रात को लेटा हुआ था अपने डॉक्टर ड्यूटी रूम में, तो इतने में सिस्टर आई, रात के तकरीबन 11-12 बजे होंगे। सिस्टर आई, साउथ इंडियन सिस्टर थी, तो कहती डॉक्टर वार्न वार्ड से फ़ोन आया है, वहाँ पे किसी पेशेंट को ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो रही है तो मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा सिस्टर SR कहाँ है? तो डॉक्टर वो तो इमरजेंसी में बिज़ी हैं, तो आप जाके देख लो, क्योंकि कुछ समय सर्जरी वाले जो लोग थे वही बर्न्स वाले पेशेंट को देखते थे। जी। जी। तो अब मुझे आता तो कुछ है नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं क्या करूँगा, बट फिर भी अब ड्यूटी तो है, करनी पड़ेगी। जी। मैं चला गया स्टेथोस्कोप लगा के बर्न वार्ड में। वहाँ बर्न वार्ड में जाके वहाँ से सिस्टर बोला कि सिस्टर सर्जरी से आया हूँ, वार्ड नंबर 21 से आया हूँ, तो आपने फ़ोन किया था? कहती हाँ डॉक्टर साहब ये बेड नंबर 4 वाले को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। फिर मुझे समझ आया कि वो साउथ इंडियन में ब्लीडिंग नहीं ब्रीदिंग बोल रहे थे। अच्छा, तो कभी कभी एक्सेंट में ऐसा इशू आ जाता है। हालांकि काफ़ी सारे लोग जो सुन रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि जो हमारा नर्सिंग ऑफिसिंग स्टाफ होता है जो साउथ से आता है वो इतना ज़्यादा डेडिकेटेड होता है, ट्रस्ट करिएगा, कि छोटे से छोटी दिक्कत अगर पेशेंट बताए तो एकदम एक पर्सनल लेवल पे उनका कनेक्शन होता है, अलर्ट हो जाते हैं और खुद कोशिश करते हैं, नहीं तो जूनियर रेजिडेंट्स होते हैं, नहीं तो इंटर्न्स होते हैं, नहीं तो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, उनके साथ एकदम संपर्क बनाते हैं। लेकिन कभी कभी क्योंकि हमारे एक्सेंट्स डिफरेंट हैं तो अंडरस्टैंडिंग में कभी कभी वो डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा सर कोई और ऐसा एक्सपीरियंस जो जैसे हम कहते हैं कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट हुआ, कभी कभी हम ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स के साथ कोई इंटरेक्शन होता है, अगर आपका हुआ तो शेयर करिए। ये तो मेरा फर्स्ट पोस्टिंग में ही हुआ। मैं वार्ड 21 में बता रहा था कि सबसे पहली सर्जरी की हमारी पोस्टिंग थी जी। तो वहाँ पे एक पेशेंट थी, मेरे नाम आज भी याद है, निर्दोष जैन। अच्छा। तो उस पेशेंट को मतलब रात को मेरी नाइट ड्यूटी थी, तो उस पेशेंट को हाइपोटेंशन हो गया, मतलब उसका BP मेंटेन नहीं हो रहा था जी। तो अब थोरेटिकली हमने पढ़ा है कि अगर BP मेंटेन ना हो तो IV फ्लूइड चढ़ा दो। जी। जी। तो मैंने उसका IV फ्लूइड लगा दिए, बट IV फ्लूइड लगाने के बाद नॉर्मल सलाइन लगाया था मैंने, तो उसके बाद भी उसका BP इंक्रीज़ नहीं हो रहा था। जी।
तो फिर हमने नेक्स्ट स्टेप भी पढ़ा था कि अगर इससे ना हो तो फिर डेक्स्ट्रांस लगाते हैं जी कॉलॉइड्स लगाते हैं। जी तो फिर मैंने सिस्टर को बोला कि सिस्टर अब इसको डेक्स्ट्रान लगा दो। जी तो सिस्टर ने मेरे को बोला कि डॉक्टर डेक्स्ट्रान तो है नहीं हमारे पास। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर मैंने उसके रिलेटिव्स को लिख के दिया कि डेक्स्ट्रान आप बाहर से ले आओ। तो मैंने डेक्स्ट्रान बाहर से मंगवाई और जैसे वो लेके आए, उसका मार्केट नेम हेमैक्सेल था। जी तो जैसे ही वो लेके आए, सिस्टर कहती है कि डॉक्टर साहब ये तो है, हेमैक्सेल तो है। तो मैंने कहा मैं यही तो पूछ रहा था। कहती है आप डेक्स्ट्रान कह रहे थे, हेमैक्सेल थोड़ी कह रहे थे। तो उस दिन मुझे भी उस दिन समझ आ गया हेमैक्सेल और डेक्स्ट्रान एक ही बात होती है। जी जी तो फिर मैंने उसको हेमैक्सेल लगाया और पूरी रात मैंने उसकी मॉनिटरिंग की। जी। पूरी रात मुझे याद है कि मैं 1 सेकंड नहीं सोया। ठीक है, हर 5-5 मिनट बाद मैं उठ के बीपी चेक करता था उसका। तो प्रोफेशन का एक एस्पेक्ट है हमारे, जो बहुत सारे लोग शायद जो नॉन मेडिकोज है रियलाइज़ नहीं करते हैं कि जब आपकी एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रेनिंग भी हो रही है, उस समय पे भी जो आपका लेवल ऑफ डेडिकेशन होता है किसी की जान बचाने के लिए, किसी की केयर के लिए, वो अनपैरेलल्ड होता है। और स्पेशली सर का जैसा एक्सपीरियंस है, जिस तरह के वो नेचर हैं, जिस तरह की उनकी वर्क ईथोस हैं या फिर इंटेग्रिटी है, उसमें हम देख रहे हैं कि ये वाली चीज़ उन्होंने कितने अच्छे तरीके से करी है। पूरी रात सेक्रीफाइस करके उस पेशेंट के लिए, उसको बचाने के लिए या उसकी कंडीशन इंप्रूव करने के लिए उन्होंने लगाई। तो उसका सिस्टर ने भी मेरे को कई बार बोला कि डॉक्टर आप सो जाओ, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम उठा देंगे आपको। जी तो बट नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा था। जी तो मैंने पूरा रात तक उसको मॉनिटर किया। हर 5 मिनट 10 मिनट बाद मैं उसका बीपी चेक करता था। जी। तो नेक्स्ट डे जब मैं ऑफ लेके गया तो मैं ऑफ मतलब अपने नेक्स्ट वाले इंटर्न को उसकी कंडीशन समझा के गया था और सारा कुछ क्लियर करके गया था कि ये है, और वो सही हालत में छोड़ के गया था। जी। बट वो फाइनली पेशेंट वो बच नहीं पाए। ओहो। तो कभी कभी प्रोफेशनल पैराडॉक्स कह सकते हैं हमसे कि हम अपने पेशेंट्स के लिए सब कुछ करने की कोशिश करते हैं विद ऑल दी गुड इंटेंशंस, बट कहते हैं कि ऐसे ऊपर वाले को मंजूर होता है। इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स हम पेशेंट्स को कभी कभी सेव नहीं कर पाते। और ट्रस्ट करिएगा कि ये प्रोफेशनली जब आप इतनी एफर्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी एक ख़राब फीलिंग होती है कि साहब इस मरीज़ के बारे में आप कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, तो इंटर्नशिप में आके 5,000 मिलने लग गया। जी तो अब सडनली जब एक्स्ट्रा पैसा आ जाता जी। है तो आदमी सोचता है क्या करूं। तो फिर हमने भी आशिकी स्टार्ट कर दी थी। तो वो अगले दिन नॉर्मल ड्यूटी पे आ गई। तो मैं वहाँ पे बाइक लेके गया नजफगढ़ में, उसके हॉस्पिटल से बाइक पे बैठाया और सीधा रेलवे स्टेशन से सीधे गोविंद तू कहाँ है। मैंने कहा यार मैं तो बठिंडा में हूँ। कहता यार एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे। तो मैंने कहा क्या गड़बड़ हो गई। कहता यहाँ पे बंदूकें लेके ढूंढ रहे हैं। जी। ठीक है, तो रात को 12 बजे वो मेहरा के घर पहुँच गए पुलिस लेके अच्छा। कि आपका लड़का हमारी लड़की उठा के ले आया है। ऐसे ही और मज़ेदार किस्से सुनने के लिए अगले एपिसोड में मिलते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिए और बताइए हमें कमेंट्स के साथ कि आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी ही मिलते हैं।